हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हमने बात की थी, हम क्लास 11 के टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। तो क्लास 11 का जो सबसे पहला चैप्टर है वो है यूनिट एंड डायमेंशन। तो आज हम यूनिट एंड डायमेंशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूनिट एंड डायमेंशन का हमारी जनरल लाइफ में क्या यूज है। क्योंकि अगर हमें फिजिक्स को बहुत ही ध्यान से समझना है ना, तो हम फिजिक्स को अपनी जनरल लाइफ से अगर कनेक्ट कर लें तो हमें फिजिक्स बहुत ही अच्छी समझ में आती है। ठीक है। अगर हम जो हमारे रियल लाइफ एग्जांपल हैं उनको हम फिजिक्स से कनेक्ट करेंगे तो फिजिक्स हमें बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ सकती है। ठीक है। तो हम बात करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन की। तो यूनिट्स का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बोला कि आप 2 केजी बनाना मार्केट से लेकर के आओ। ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ 2 केजी बनाना, तभी आप 2 केजी बनाना लेकर के आओगे। अगर मैं बोलता हूँ कि 2 बनाना लेकर के आओ, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये 2 केजी की बात कर रहे हैं या 2 केजी की बात कर रहे हैं ये। ठीक है। अ, ठीक है, या 2 नंबर ऑफ बनानास की बात कर रहे हैं। ठीक है। यानी कि जब तक मैं यूनिट्स का यूज नहीं करूंगा तब तक हम जनरल लाइफ में बातों को समझ भी नहीं सकते। ठीक है। यानी कि क्वांटिटीज को समझने के लिए हमें यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि मैं बोलूं कि मेरे फ्रेंड का घर मेरे यहाँ से 2 है। तो अब 2 है, इसका मतलब आप समझ ही नहीं पाओगे कि 2 का मतलब क्या है। अब 2 किलोमीटर भी हो सकता है, 2 मीटर भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है। ठीक है, 2 मिलीमीटर भी हो सकता है। तो ये तो आपको समझ में नहीं आया, मैंने सिर्फ 2 बोला। यानी कि 2, यानी कि अगर हम यूनिट्स नहीं बोलते हैं तो एक ये इम्प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन होती है। तो यानी कि फिजिक्स में इम्पोर्टेंस यूनिट का बहुत ही ज्यादा है। इवन एग्जाम में भी अगर आप सिर्फ आंसर लिख करके आते हो और यूनिट नहीं लगाते हो तो वहां पर भी आपके मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है। सो वी हैव टू वेरी केयरफुल कि हमें यूनिट्स और डायमेंशन के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि यूनिट जो होती है वो यूनिट किसकी निकाली जाती है। तो यूनिट हमेशा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की निकाली जाती है। तो हम बात करते हैं कि हाउ टू डिफाइन अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। सो एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज सेड टू बी ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। सो देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जांपल अराउंड अस। ठीक है। सो जैसे कि मैं बोलूं मास, सो मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि हम मास को मेजर कर सकते हैं। डिस्टेंस इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज डिस्टेंस को मेजर किया जा सकता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इज ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटी क्योंकि हम वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। सो एनी ऑफ द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज सेड टू बी a फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी में हम हमेशा देखो फिजिक्स में रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं फोर्स है तो फोर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एफ से, उसका फॉर्मूला होता है एम ए। ठीक है, एफ इक्वल्स टू एम ए। तो हम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सो फिजिकल क्वांटिटी के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। सो अगेन हम इस टॉपिक को भी अपनी जनरल लाइफ से कनेक्ट करके देखते हैं। तो हम बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि मैंने बोला कि आप 2 केजी बनाना लेकर के आओ मार्केट से। तो यानी कि मैंने बोला कि 2 केजी बनाना लेकर के आओ मार्केट से। तो 2 केजी में जो 2 हुआ वो उस क्वांटिटी का फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी क्या है, मास है। ठीक है। सो जो 2 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी एंड केजी रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी है इस एग्जांपल में, देखो मैं फिजिक इसको जनरल लाइफ से रिलेट करके बता रहा हूँ इसीलिए आपको ये ज्यादा समझ में आएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर मास जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। ठीक है, और जो टू हो गया वो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया उस फिजिकल क्वांटिटी का, और केजी जो हो गई वो यूनिट हो गई उस फिजिकल क्वांटिटी की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें हम। ठीक है, तो मैथमेटिकली अगर मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्यू बोलता हूँ, ठीक है, ठीक है, तो अब यहीं से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो टू यानी कि हर फिजिकल क्वांटिटी में कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, तो उसको हम लिखते हैं एन, और जो भी कोई भी यूनिट आएगी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। सो क्यू इक्वल्स टू एन यू। ठीक है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए क्यू जो है वो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एन जो है इसमें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, या इसको हम मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें u क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, u इसमें यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यूनिट केजी, मीटर, सेंटीमीटर, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के उसके अकॉर्डिंग कोई भी यूनिट हो सकती है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसमें कि क्या यूनिट, क्या टोटल क्वांटिटी सेम रहती है। ठीक है, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि टोटल क्वांटिटी किसी दो सिस्टम में, सपोज करिए कि मैंने एक क्वांटिटी ली और वो एक सिस्टम में बात कर रहे हैं, और एक उसी क्वांटिटी की बात हम दूसरे सिस्टम में कर रहे हैं, क्या वो दोनों क्वांटिटी सेम रहेंगी या नहीं रहेंगी, अब हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं, जैसे कि मैं बोलूं आपसे कि मान लो मैंने बोला कि एक स्टूडेंट को कि भाई आप मार्केट से आप आपका जो घर है वो मेरे आपका जो घर है वो मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है। यानी कि 2 किलोमीटर जो हो गई वो डिस्टेंस हो गई। ठीक है, मेरा घर उसके घर से 2 किलोमीटर डिस्टेंस की दूरी पर है, तो डिस्टेंस जो हो गई वो 2 किलोमीटर हो गई। अब मैं बात करता हूँ कि अब ये एक सिस्टम में बात हो गई। ठीक है, ये किलोमीटर मैंने एक यूनिट मानी हुई है, और टू उसकी मैग्नीट्यूड हो गई, तो एक ये टोटल एक सिंगल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम एनदर सिस्टम में बात करते हैं। एनदर सिस्टम का मतलब है यहाँ यूनिट, है ना, यूनिट के बिहेवियर में बात कर रहे हैं सिस्टम की, है ना। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि 2000 मीटर, तो यानी कि टोटल क्वांटिटी जो है, क्या ये टू, आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर हो गए। ठीक है, अब डिस्टेंस मेरे घर से उसके घर की अभी भी उतनी ही है, तो यानी कि हमें एक चीज समझ में आती है कि टोटल क्वांटिटी ऑलवेज रिमेन सेम। ठीक है, टोटल क्वांटिटी ऑलवेज रिमेन सेम, चाहे हम सिस्टम कोई सा भी यूज कर रहे हो, चाहे हम किलोमीटर यूज कर रहे हो, चाहे हम मीटर यूज कर रहे हो, अगर हम किसी भी टोटल क्वांटिटी की बात करें तो वो टोटल क्वांटिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट हो सकती है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें, इसको हम डी प्राइम बोल देते हैं फॉर द टाइम बीइंग, तो आपको पता है कि डी इक्वल में डी प्राइम होगा। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू अलग है डी के केस में, यूनिट अलग है, एंड डी बार के केस में भी न्यूमेरिकल वैल्यू अलग है और यूनिट अलग है। यानी कि दोनों ही सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट अलग है, बट फिर भी टोटल क्वांटिटी रिमेन सेम, टोटल फिजिकल क्वांटिटी रिमेन सेम। तो यानी कि हम एक बात ये बोल सकते हैं, तो आप इसको मार्क कर लीजिए और इसको अलग से लिख लीजिए कि Q इक्वल्स टू एन यू, ये टोटल क्वांटिटी क्वांटिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, Q इक्वल्स टू एन यू इक्वल में कांस्टेंट, ये ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। Q इक्वल्स टू एन यू इक्वल में कांस्टेंट, ये चाहे हम किसी भी सिस्टम के लिए बात करें, ये Q इक्वल्स टू एन यू, टोटल क्वांटिटी रिमेन्स सेम। ठीक है, बट अब यहाँ से हमें एक चीज समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है, कि अगर हम दो डिफरेंट सिस्टम में, जैसा कि हम यहाँ पर बात कर रहे थे, इसको अगर हम N1 बोलते हैं, इसको U1 बोलते हैं, और इसको अगर हम N2 बोलते हैं, और इसको अगर हम U2 बोलते हैं, तो अगर हम इसको कंपैरिजन करें,
कि भाई यहाँ पर हम डी को नीचे क्या ले रहे हैं, क्यू, और ये हो जाएगा क्यू बार। तो आपको पता है कि क्यू इक्वल में हो जाएगा क्यू बार। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि डी इक्वल में डी बार है। ठीक है, तो क्यू इक्वल में क्यू बार हो जाएगा। तो आप क्यू को आपने क्या लिख सकते हो, ठीक है, क्यू को यानी कि इसको आप क्यू बोल रहे हो, इसको क्यू बार। ठीक है, तो क्यू को आप क्या लिख सकते हो, N1 U1, और क्यू बार को आप क्या लिख सकते हो, N2 U2। ठीक है, यही तो हम बात कर रहे थे सबसे। ठीक है, यानी कि N1 U1 इक्वल में N2 U2, ये होगा ऑलवेज। ठीक है, यानी कि एक और चीज हमें समझ में आई यहाँ से, कि भाई अगर NU इक्वल में कांस्टेंट है, तो N जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/U के। ठीक है, तो अब हम इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं कि ये फिजिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एन इक्वल में 1/U फिजिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम पहले वाला ही एग्जांपल लेते हैं। देखो, हम एक ही एग्जांपल से सबको रिलेट कर रहे हैं, बिकॉज आपको एक ही एग्जांपल पूरी तरह से समझ में आ जाए। अगर एक एग्जांपल आपको पूरी तरह से समझ आ सकता है, तो आप उसमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लो। अब मैं 2 kg बनाना की बात कर रहा हूँ, आप 4 मीटर डिस्टेंस की बात कर सकते हो। ठीक है, आप 4 मीटर क्यूब वॉल्यूम की बात कर सकते हो। तो फिजिकल क्वांटिटी को चेंज कर सकते हो आप, बट यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए सेम रहेगा। ठीक है, तो एन इज प्रोपोर्शनल टू 1/U आ गया हमारे पास। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें कि जैसे कि हम बोलते हैं कि 1 kg का अगर हमारे पास अभी, और एक हमारे पास है 1000 ग्राम, तो आपको पता है कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज यहाँ से समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है, कि किसी भी सिस्टम की अगर यूनिट, किसी भी सिस्टम की अगर यूनिट छोटी होगी, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, यानी कि अगर हम 1000 की बात करें, तो ग्राम इज अ स्मॉलेस्ट क्वांटिटी एज कम्पेयर टू केजी। ठीक उसी तरह जैसे किलोमीटर, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम है, यानी कि 1 kg में 1000 ग्राम है आपके पास। तो इसका मतलब केजी जो है वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी है, और ग्राम जो है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। ठीक है, तो जो स्मॉल क्वांटिटी है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी, जैसा कि आपको इसमें दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है इसमें आपको, कि ये जो क्वांटिटी है ये स्मॉल है, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो ज्यादा बड़ी है। ठीक है, 1000। और अगर क्वांटिटी बड़ी है, यानी कि केजी लार्ज क्वांटिटी है, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी। ठीक है, ताकि दोनों का प्रोडक्ट होकर के Q इक्वल्स टू NU जो है वो कांस्टेंट बना रहे। ठीक है, तो आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा। अब केजी मास एक फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर आप डिस्टेंस की बात कर सकते हो, यहाँ वॉल्यूम की बात कर सकते हो। तो इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो टाइप ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी के हम बारे में आप बात करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से टाइप होते हैं। देखो, अब इनके जो टाइप है ना, हम आगे के जो चैप्टर्स आएंगे, जैसे कि आपका वेक्टर चैप्टर आएगा। ठीक है, तो हम ठीक है, और मैकेनिक्स आएगा। उन सभी में हम इन सब की डिटेल जो है डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी हम स्मॉल डेफिनेशन, बस इसको टॉपिक क्योंकि हमें खत्म करना है, तो उसको स्मॉल डेफिनेशन उसको हम ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो उसकी पहली जो फिजिकल क्वांटिटी का जो टाइप होता है वो होता है स्केलर। ठीक है, तो स्केलर आर दोज क्वांटिटी दोज हैव मैग्नीट्यूड, नॉट हैव डायरेक्शन। ठीक है, जैसे कि मैंने बोल दिया मास। जैसे मैंने बोला मास इक्वल्स टू 2 kg।
तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर मास इक्वल्स टू 2 kg है, तो क्या मास का डायरेक्शन मैटर करता है? डायरेक्शन मैटर नहीं करता है। मास का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मैटर करता है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी। तो स्केलर क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट हैव डायरेक्शन, सो दीज आर सेड टू बी अ स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है। ठीक है। तो आपकी जैसे मास हो गई स्केलर क्वांटिटी, और मैं लिख देता हूँ लेंथ हो गई। ठीक है। और आपका जैसे टाइम हो गया। ठीक है। वर्क हो गया। ठीक है। एनर्जी हो गई, एक्सेट्रा। जस्ट मिनट। हाँ। तो ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज हो गई। ठीक है। तो ये स्केलर क्वांटिटीज में आपके पास मास आ गया, लेंथ आ गया, टाइम आ गया। देखो मैं जनरल लाइफ से इसको फिर से कनेक्ट करता हूँ कि आपके पास जो लेंथ है, लेंथ आप बोलते हो कि 2 मीटर है, तो लेंथ तो 2 मीटर ही रहेगी। चाहे आप उसको नॉर्थ में नापो, चाहे उसको साउथ डायरेक्शन में नापो, चाहे आप उसको किसी भी डायरेक्शन में मेजर कर लो। ठीक है। तो लेंथ की कभी भी डायरेक्शन मैटर नहीं करती। इसी तरह टाइम, आप कभी बोलते हो कि 2 सेकेंड टाइम इन ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है। टू 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 सेकेंड टाइम इन नॉर्थ डायरेक्शन कभी नहीं बोलते। तो टाइम, लेंथ, वर्क, इन सभी में डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। ठीक है। इसके बारे में हम वेक्टर चैप्टर में बहुत ही डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है। अब वेक्टर क्या होती हैं? सो दीज आर द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, सो दीज आर सेड टू बी वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है। तो अच्छा, मैंने इसमें लिखना भूल गया, आप इसमें खुद से ऐड कर लोगे कि दोज क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड बट नॉट हैव डायरेक्शन इन वेक्टर में। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैं बोलूं कि वेलोसिटी की बात करते हैं। अब इसका एग्जांपल जो होता है वो होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी हो गया आपका, एसेलरेशन हो गया। ठीक है। एसेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया। ठीक है। तो अभी आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता, क्योंकि आपको वेलोसिटी नहीं पता, आपको एसेलरेशन नहीं पता। पर वेलोसिटी का मतलब, आप एक तरह से वेलोसिटी का मतलब, जैसे कि आपकी बाइक चलती है तो डिस्टेंस टाइम के साथ वेरी करता है, तो उसको वेलोसिटी बोलते हैं। ये मैं अभी जस्ट आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे वेक्टर वाले चैप्टर में। ठीक है। तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। ठीक है। यानी कि जैसे मैं बोल दूं आपको कि देयर इज अ वेलोसिटी ऑफ एनी बाइक इज 4 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो 4 किलोमीटर पर सेकेंड, तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है। अब मुझे उसको 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब मुझे उसके साथ में उसकी डायरेक्शन भी बतानी होगी कि 4 किलोमीटर पर आवर वो किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है। वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है। मुझे बोलना होगा 4 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो वो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इसको आप वेक्टर बोलते हो। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा डिस्कशन हो गया। ठीक है। अब इसके बाद दो इम्पोर्टेंट जो आपके पास क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज के ही आप टाइप बोल सकते हो। ठीक है। तो ये तो आपके बेसिक टाइप हो गए। अब हम दो डिफरेंट टाइप की बात करते हैं, जिनको हम, इसको मैं देखो न्यू बिल्कुल शुरू करते हैं, न्यू से, यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है। तो ये क्वांटिटीज होती हैं आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं कि दोज क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट एंड दे कैन नॉट बी derived फ्रॉम एनी अदर क्वांटिटी। कहने का मतलब समझना कि ऐसी क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती हैं, जो कि किसी भी दूसरे फॉर्मूले से
डिराइव नहीं की जा सकती हैं, उनको फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है। कुछ क्वांटिटी तो जैसे ऐसे होती हैं जिनको आप किसी भी फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते हो, तो उसको हम कोई दूसरा नाम देते हैं, वो हम अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज ये किसी भी अदर क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती हैं, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती हैं, और इनको हम डिराइव नहीं कर सकते किसी भी अदर फॉर्मूले से। ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज बहुत ही कम क्वांटिटीज होती हैं, बहुत ज्यादा नहीं होती हैं। ठीक है, क्योंकि हम अदर क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं, बट फंडामेंटल क्वांटिटीज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। ठीक है। तो इसके हम कुछ एग्जांपल जैसे बोल देता हूँ। जैसे कि आपका मास है। ठीक है, आप पूरी फिजिक्स पढ़ लोगे, पूरी फिजिक्स क्लास 11th की, 12th की और हायर लेवल की भी, बट आपको ये समझ में आ जाएगा कि मास का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। अगर कोई बोलता है कि मास का ये फॉर्मूला होता है, तो नहीं, मास का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इट कैन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेबल क्वांटिटी। ठीक है। तो कुछ और भी क्वांटिटीज की हम बात कर देते हैं। ठीक है, देखो इसमें ना मैं एक आपको छोटी सी टेबल सी बना देता हूँ। जैसे मास है, इसकी ऐसा यूनिट जो, इसकी यूनिट जो होती है वो होती है केजी। ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ लेंथ। ठीक है, तो लेंथ के लिए जैसे मीटर हो गया, टाइम, ठीक है, इसके लिए सेकंड हो गया, टेम्परेचर, ठीक है, इसके लिए हो गया आपके पास केल्विन। ठीक है, और इंटेंसिटी, इसके लिए जो यूनिट होती है कैंडेला। ये मैं लिख देता हूँ इसके लिए। और ये होता है करंट। ठीक है, और होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको आप बोलते हो मोल। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होंगे। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ 7 क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की कैटेगरी में आती हैं। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी, करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये आपको लर्न करनी है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है। आपको ऑप्शन में दे दिया है कि विच वन ऑफ देम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो आपको तीन कोई क्वांटिटी दे दी और एक फंडामेंटल क्वांटिटी दे दी। तो आपको ये याद रहनी चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं और कितनी होती हैं। ठीक है। इसी में दो तरह की क्वांटिटीज और होती हैं जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, बट ये बहुत ही कम यूज होती हैं, तो मैं फिर भी इनको लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं डिफरेंट पेन से लिखता हूँ ताकि ये आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इनको बोलते हैं आप सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। इसमें आपका प्लेन एंगल होता है जिसकी यूनिट होती है रेडियन। ठीक है, और सेकंड जो होता है ये होता है आपका सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल जिसकी यूनिट होती है एस आर, स्टेरेडियन। ठीक है, ये बहुत कम यूज होते हैं, बट यूज होते हैं। ये आपको क्लास 12th में एक ईएमटी का चैप्टर है, उसमें ज्यादातर प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज होता है। अदर जगह भी यूज होता है। ठीक है, तो आप जैसे जैसे नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा आपको ये। ठीक है। ठीक है, इसके बाद हमने अभी पढ़ लिया फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है। अब हम कुछ क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं, जो इसी में सेकंड जो क्वांटिटी होती है उसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, अब ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है कि डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब क्या होगा? दे कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम एनी अदर क्वांटिटी। ठीक है, एनी अदर नहीं, सॉरी, दे कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, सिंपल। तो यानी कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी ड्राइव होती है फंडामेंटल क्वांटिटी से। अब फंडामेंटल क्वांटिटी तो आपकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। अब ड्राइव क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से डिफाइन की जाती है, उन्हें हम ड्राइव क्वांटिटी बोलते हैं। अब वो ड्राइव कैसे होती है? सपोज मैंने दो फिजिकल क्वांटिटीज, दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को ऐड कर दिया, तो एक ड्राइव क्वांटिटी बन गई। अब वो प्लस से भी बन सकती है, माइनस करने से भी बन सकती है, मल्टीप्लाई करने से और डिवाइड करने से, किसी भी तरह से आप बना सकते हो। फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से आप डिराइव क्वांटिटीज को बनाते हो। दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी डिराइव क्वांटिटीज। ठीक है।
अब जैसे कि इसमें बोल दिया मैंने कि F इक्वल्स टू एम ए होता है, एम ए, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक है, अब मास इनटू एक्सेलरेशन फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू एम ए। अब एक्सेलरेशन इक्वल में क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। एंड अब एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस, सॉरी वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। तो यानी कि अब आप देखो इसमें क्या आ गया कि फोर्स का फॉर्मूला था, बट फोर्स का फॉर्मूला मास, लेंथ और टाइम के टर्म में आ गया। ठीक है, किसके टर्म में आ गया, टाइम के टर्म में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने किसी क्वांटिटी एफ, जिसका नाम फोर्स है, उसको इंडिपेंडेंट क्वांटिटी मास, लेंथ और टाइम के टर्म में लिख दिया, जिसको अब हम क्या बोलेंगे, एफ जो क्वांटिटी है वो डिराइव्ड क्वांटिटी है, बिकॉज हमने इसको मल्टीप्लाई करके, प्लस करके या डिवाइड करके, जैसे भी करके हमने इसको फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव कर लिया। सो एफ इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, इसी तरह से आप मोस्टली जो क्वांटिटीज होती हैं फिजिक्स में वो ज्यादातर डिराइव्ड क्वांटिटीज ही होती हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कुछ कॉमन सिस्टम्स यूज होते हैं, जैसे कि हम बार बार मैं यूज कर रहा था, एक सिस्टम में 2 kg बनाना है, दूसरे सिस्टम में 2 kg बनाना है। अब पंच सिस्टम को मैं बोल रहा था 2 kg बनाना, और एक को बोल रहा था मैं 2000 ग्राम बनाना। ठीक है, इस तरह से बात कर रहे थे ना। तो हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स जो कि फिजिक्स में यूज होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम डिफरेंट सिस्टम्स की बात करेंगे। ठीक है, अभी कॉमन सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं। अब जैसे कि हम बात करें कॉमन सिस्टम, अब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए कॉमन सिस्टम, देखो हम हर क्वांटिटी के तो हम किसी भी क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब फंडामेंटल क्वांटिटीज तो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती ही है। अब डिवाइड क्वांटिटी को भी आप फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में बात कर रहे हो। यानी कि अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को से डिफरेंट सिस्टम में स्टडी कर लें तो हमारी ड्राइव क्वांटिटी की स्टडी तो हो ही जाएगी। तो यानी कि हम अब फंडामेंटल क्वांटिटीज की को डिफरेंट सिस्टम में कैसे यूज करते हैं या डिफरेंट सिस्टम में उनकी वैल्यूज क्या होती हैं वो स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब आपके पास जो क्वांटिटीज होती है वो होती है आपके पास, जैसे लेंथ हो गई, मास हो गई। ठीक है, लेंथ हो गई, मास हो गई, टाइम हो गई। अभी आपके पास आ गया एमकेएस। ठीक है, और ये आ गया आपके पास सीजीएस। ठीक है, तो ये 3 तरह के आपके पास में सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, ये 3 तरह के आपके पास सिस्टम्स जो होते हैं फिजिक्स में यूज होते हैं जनरली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी एनके सिस्टम के बारे में। ठीक है, एनके सिस्टम क्या होता है, तो एनके सिस्टम में ध्यान रखिएगा ऑलवेज, जो सबसे ज्यादा सिस्टम यूज होता है वो एनके सिस्टम होता है। इसको हम ना एसआई सिस्टम भी बोलते हैं। एसआई का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, इस तरह से बोल देते हैं। ठीक है, तो लेंथ को एसआई सिस्टम में या एनके सिस्टम में क्या बोलेंगे, लेंथ को हम मीटर, ठीक है, मीटर में बात करेंगे। और मास को हम केजी में, ठीक है, और टाइम को हम सेकंड में बात करेंगे। ठीक है, यानी कि लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में, मास को मेजर करेंगे केजी में, और टाइम को सेकंड में। तो इसको हम बोलेंगे एनकेएस सिस्टम यानी कि एसआई सिस्टम। ठीक है, देखो ये इंटरेस्टिंग हो सकता है आपको, क्योंकि थ्योरी चल रही है इसलिए आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ना आ रहा हो।
बट आप जैसे क्योंकि यही थ्योरी अभी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, इसके बाद हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही करने वाले हैं, तो ये सारी की सारी थ्योरी उन्हीं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज होगी। तो इसका मतलब ये है कि हमें थ्योरी को प्रायोरिटी देनी चाहिए। हमें थ्योरी बहुत ज्यादा अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको न्यूमेरिकल बहुत आसानी से आप कर सकते हो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यू हैव टू फोकस ऑन दैट थ्योरी बिकॉज थ्योरी गिव्स यू अ फील। ठीक है। अगर मैं ये सारी चीजें ना बताऊं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल समझा दूं, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि 2 kg बनाना 2000 ग्राम बनाना के इक्वल कैसे हुआ। कोई भी यूनिट अगर छोटी है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होती है। ये सब चीजें अगर आप समझते हो, उसको जनरल लाइफ के साथ में रिलेट करते हो, तो आप फिजिक्स को फील कर सकते हो और फिजिक्स को बेहतर तरीके से सीख सकते हो। ठीक है, तो अपने टॉपिक पर वापस आते हैं हम। जैसे कि तो लेंथ जो होगा वो मीटर में होगा, मास जो होगा वो केजी में होगा, टाइम जो होगा वो सेकंड में होगा। अब हम बात करते हैं सीजीएस की। तो सीजीएस में आपको पता है लेंथ जो होती है वो सेंटीमीटर में होती है। ठीक है, मास जो होता है ये हमेशा ग्राम में होता है और टाइम को सेकंड में ही रखते हैं। ठीक है। और एफपीएस में क्या होता है? एफपीएस में भाई अलग सिस्टम होता है, एफटी, इसको बोलते हैं फुट। ठीक है, और इसके बाद होता है, इसको बोलते हैं पाउंड, और फिर अगेन सेकंड। यानी कि टाइम की वैल्यू सारे सिस्टम में सेकंड ही रहती है, बट मास की वैल्यू चेंज होती रहती है, केजी, ग्राम और पाउंड हो जाती है। लेंथ मीटर, सेंटीमीटर और फुट, एफटी में हो जाता है, फुट में। ठीक है, ये वाला जो सिस्टम है ये बहुत ही ओल्ड सिस्टम है। इसको अगर हम बात करें, अगर आप अपने फादर वगैरह से पूछोगे तो वो लोग मतलब आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले ज्यादातर लोग एफपीएस सिस्टम को यूज करते थे, यानी कि फुट में, पाउंड में, सेकंड में यूज करते थे। आज भी वो लोग जो हैं, जो पहले के पढ़े हुए हैं, अब वो लोग फुट, पाउंड, सेकंड में ही ज्यादा कन्वीनियंटली यूज कर पाते हैं, उसको इजिली यूज कर पाते हैं। बट हम लोग जो है वो मोस्टली एसआई सिस्टम पर फोकस करते हैं या सीजीएस सिस्टम पर फोकस करते हैं। ठीक है। ठीक है, देखो एक और मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिन क्वांटिटीज को 10 की पावर में लिखते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि फिजिक्स में कोई बहुत ही लार्ज क्वांटिटी आ रही है जिसमें 10 जीरोज हैं, तो अगर 10 जीरो हैं तो 10 जीरो को लिखने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस जाएगा, तो उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम 10 की पावर 10 लिख देते हैं। बट उसके 10 की पावर 10 भी ना लिखें तो उसके लिए भी हम एक सिंबल यूज कर देते हैं, तो वो सिंबल्स को हमें याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो वो सिंबल्स मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप अगर कहीं पर मेगा लिखा हो, मेगा, मेगा का मतलब क्या होता है? इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, ध्यान रखिएगा। और इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 6। ठीक है। इसी तरह आपके पास किलो होता है जिसको आप के से रिप्रेजेंट करते हो, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 3। ठीक है। और इसके बाद अगर माइक्रो की बात करते हैं, माइक्रो, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -6। ठीक है। इसी तरह आपके पास होता है नैनो, इसको आप एन से रिप्रेजेंट करते हो और इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -9। ठीक है। इसी तरह पीको होता है आपके पास में, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम 10 की पावर -12 से, सॉरी। ठीक है। और एक होता है आपके पास अट्टो, एट्टो, ATTO, इसको आप ए से, इसको 10 की पावर -18 लिखते हो। तो ये कुछ क्वांटिटीज हैं जो आप अगर लर्न कर लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है। सॉरी। ठीक है। ठीक है, तो ये डिफरेंट क्वांटिटीज हो गई जो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं इसी बेसिस पे। ठीक है,
तो मैं न्यूमेरिकल को लिख देता हूँ। बहुत ही स्मॉल न्यूमेरिकल है, बहुत ज्यादा बड़ा न्यूमेरिकल नहीं है। कि एफ इक्वल में 5 न्यूटन, ये आपको गिवन है प्रॉब्लम में, और आपसे बोला जा रहा है कि कन्वर्ट इट इनटू सीजीएस सिस्टम। ठीक है, और चलो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये आपको एसआई सिस्टम में दिया है। ठीक है। ठीक है, तो एफ इक्वल में जो 5 न्यूटन वैल्यू होती है, ये फोर्स होता है, फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं न्यूटन से। ठीक है, तो यानी कि कोई भी क्वांटिटी एफ फिजिकल क्वांटिटी हो गई, यहाँ पर एन की वैल्यू 5 हो गई और यू की वैल्यू न्यूटन हो गई। ठीक है, और अब यहाँ पर बात करेंगे हम कि इसकी सीजीएस यूनिट को, इसमें सीजीएस में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो कोई किसी भी क्वांटिटी की, अभी मैंने बताया कि कोई भी क्वांटिटी अगर किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाती है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती है। तो यही वो पूछा जा रहा है कि एसआई सिस्टम में उसकी वैल्यू अगर 5 न्यूटन है तो उसकी वैल्यू सीजीएस सिस्टम में क्या होगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, देखो फोर्स इक्वल में क्या होता है। फोर्स देखो, मैंने फोर्स का आपको एक छोटा सा फॉर्मूला ये ड्राइव करके दिखाया था। ये वाला, ये वाला जो मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया था ना। एफ इक्वल में क्या होता है, एम डी अपॉन टी स्क्वायर। मैं इसको यहीं पर लिख देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, तो आपके पास 5 तो देखो पहले से ही है, और एम डी अपॉन टी स्क्वायर और आ गया। ठीक है, ये कैसे आए मैंने आपको ड्राइव करके ऊपर दिखाया हुआ है। ठीक है, ये आप चाहो तो मैं इसको एक और बार कर देता हूँ, देखो फोर्स इक्वल में एम ए होता है। ठीक है, ये फिक्स होता है। ठीक है, अब एम इक्वल में एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, और एफ, सॉरी एम, और वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक टाइम पहले से ही था तो ये आ गया एम डी अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। ठीक है, तो एफ कितना है हमारे पास, 5। अच्छा, मास की यूनिट क्या होती है, एसआई सिस्टम में लिखेंगे हम। ठीक है, क्योंकि हमें 5 न्यूटन एसआई सिस्टम में दिया हुआ है। पहले जो क्वांटिटी गिवन है उसको उसी सिस्टम में लिखो प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद हम उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 5 आपके पास, अच्छा मास केजी में होता है एसआई सिस्टम में। ठीक है, और डिस्टेंस जो होती है वो मीटर में होती है, और टाइम जो होता है वो सेकंड स्क्वायर में होता है। ठीक है, यानी कि इतनी इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी प्रॉब्लम में। ठीक है, अब हम इसके बारे में इसके आगे का देखते हैं, इसको सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि केजी को जब आप सीजीएस में कन्वर्ट करते हो तो वो हो जाता है ग्राम में। ठीक है, इसी तरह मीटर को जब आप सीजीएस में कन्वर्ट करते हो तो वो हो जाता है सेंटीमीटर में, और सेकंड को अगर आप सीजीएस में कन्वर्ट करते हो तो वो तो सेकंड में ही रहता है। ठीक है, यही आपको मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है ना, तो अब हम बात करते हैं कि उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू की। तो यानी कि 5 हो गया। क्या केजी को जब आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो उसकी वैल्यू, देखो यहाँ पर अभी कुछ नहीं लिखा तो आप यहाँ पर 1 केजी मानोगे, तो क्या 1 केजी की वैल्यू ग्राम दूसरे सिस्टम में यानी कि सीजी सिस्टम में 1 ग्राम ही रहेगी, नहीं, 1 केजी में 1000 ग्राम रहता है। ठीक है, अच्छा, मीटर को सीजीएस में कन्वर्ट करोगे तो सेंटीमीटर आएगी, बट वैल्यू क्या होती है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके बाद सेकंड को तो सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, इसका तो कोई चेंज आएगा नहीं। तो यानी कि एफ की वैल्यू अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करते हो तो हो जाएगी एफ, देखो 5 × 10⁵ आ जाएगा ये। ठीक है, और ये आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना, तो ये आपकी कितनी वैल्यू आ गई। ठीक है, और एफ इक्वल में हो जाएगा 5 × 10⁵ ठीक है, ग्राम पर सेकंड स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब इसको मैं बता देता हूँ आपको फॉर योर नॉलेज कि ग्राम अपॉन सेकंड स्क्वायर को, ये सीजीएस यूनिट होती है आपकी, और इसको हम बोल देते हैं टाइम। ठीक है,
तो यानी कि फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन और सीजीएस यूनिट होती है डायन। और एक न्यूटन में, तो अगर आप इसको कंपेयर करो तो क्वेश्चन में दिया था 5 न्यूटन। ठीक है, यानी कि 1 न्यूटन इक्वल में 10 की पावर 5 डायन होगा। यानी कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डायन होगा। ठीक है। मेरे हिसाब से आपको अब ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमने न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे तरीके से इसको प्रोसीड करा। एक और न्यूमेरिकल आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए करते हैं। ठीक है। ठीक है, पहले मैं आपका न्यूमेरिकल एक बार लिख देता हूँ। न्यूमेरिकल हम लिखते हैं किसी दूसरे पेन से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अ पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 90 किलोमीटर पर आवर। 90 है। ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर एंड कन्वर्ट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन मीटर पर सेकंड। तो मैं अपनी वीडियोस को बेसिक से हायर लेवल तक लेकर के जाऊंगा, ताकि अगर कोई लोअर लेवल का स्टूडेंट है, ठीक है, जिसके बेसिक क्लियर नहीं है, वो भी इन वीडियोस से वो चीजें क्लियर कर सके। और अगर मीडियम और हायर लेवल स्टूडेंट है तो वो भी इन सब चीजों को समझ सके। ठीक है, देखो बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन बेसिक से ही आते हैं। ठीक है, अगर हम एडवांस लेवल की बात अगर ना करें तो, ठीक है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में बेसिक चीजें ही पूछी जाती है और स्टूडेंट को बेसिक की ही नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, तो हम बेसिक को बहुत आराम से पहले क्लियर करें। ठीक है, तो यानी कि हमें वेलोसिटी जो दी हुई है एक पार्टिकल की, वो दी हुई है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमें वेलोसिटी गिवन है किसी भी पार्टिकल की। ठीक है, तो अब हमें समझ में आना चाहिए कि ये हम स्टडी कर चुके हैं कि किलोमीटर, देखो सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है ना, वो आपको गिवन में से ही निकालनी है। जो चीजें क्वेश्चन में दी हुई है उसी में से क्या हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो पहले लिखनी है हमें। ठीक है, तो वी हैव टू initially focus on the information that is given in the problem. ठीक है, so the velocity equals to 90 किलोमीटर पर आवर is given in the problem, so extract all the information। ठीक है, so velocity equals to 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब है ये एसआई सिस्टम में दी हुई है यूनिट। ठीक है, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वेलोसिटी इक्वल में 90 किलोमीटर पर आवर, तो आपको पता होना, अच्छा वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में इन्होंने पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, और 1 आवर में, अगर सेकंड की बात, देखो यहाँ पर किलोमीटर को तो मीटर में कन्वर्ट कराया है ये, और आवर को कन्वर्ट कराया है सेकंड में। तो 1 आवर में सेकंड कितने होते हैं? 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और 61 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकेंड। ठीक है, तो टोटल इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3600 सेकेंड। ठीक है, तो 1 आवर में इतने सेकंड होते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? अब कुछ नहीं करना, जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है, पुट कर दीजिए वैल्यू। देखो मैं आपसे ना आपको एक कंक्लूजन भी निकलवाऊंगा। ठीक है, वो कंक्लूजन देखो कैसे निकालेंगे हम। वेलोसिटी इक्वल्स टू, हमारे पास था 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब 90 आ गया, और 1 किलोमीटर की वैल्यू आपने लिखी 1000 मीटर। ठीक है, और 1 आवर में कितने होते हैं? 3600 सेकेंड।
आप अभी सिर्फ इतने वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, इस वाले पार्ट को, तो देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा आपके पास। और इसको अगर आप 2 से डिवाइड कर दो तो ये जाएगा 5, ठीक है, और ये आ जाएगा 18, ठीक है, और ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, आप समझ जाओगे कि सेकंड लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपके पास आंसर कितना है बताओ। आंसर आपके पास आ गया, ठीक है, एक सेकंड। हाँ, अगर 90 हो गया, ठीक है, तो हमने सब कुछ सही करा हुआ है, तो आप इसको कैलकुलेट करो। ठीक है, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका आंसर 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मैं यहाँ पर मैंने पॉज क्यों लिया वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर जो वैल्यू है 5/18, ठीक है, जो मैं अभी बात कर रहा था कंक्लूजन के बारे में। ठीक है, तो कंक्लूजन की जो वैल्यू है वो कंक्लूजन क्या है। ठीक है, देखो कंक्लूजन ये है कि अगर हमें 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप उस क्वांटिटी को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से। क्योंकि देखो इसमें 90 तो हमें एसआई सिस्टम में पहले से ही दिया हुआ था, 90 किलोमीटर पर आवर, और आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था। तो देखो 90 और यहाँ पर 90 सेम रहा, तो हम मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करने के लिए, जस्ट 5/18। तो आप ये हमेशा याद करोगे फॉर फास्ट कैलकुलेशन कि इफ यू वांट टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, देन जस्ट मल्टीप्लाई 5/18, सिंपल। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आ गया 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये आपकी वेलोसिटी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ये यूनिट से रिलेटेड जो कुछ था ना, ये आपका कवर हो चुका है। ठीक है, अब हमारे पास जो भी है आगे, वो हम डायमेंशन शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो है यहाँ पर अब पूरा का पूरा यूनिट जो है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है डायमेंशनल एनालिसिस, तो डायमेंशनल एनालिसिस हम कन्वर्ट करेंगे। आप इसके बेसिस पे कई सारे न्यूमेरिकल जो है वो आप कर सकते हो। एक और न्यूमेरिकल है, वो भी हम छोटा सा न्यूमेरिकल है, वो अगर आप चाहते हो तो हम कर लेते हैं इसको भी। ठीक है, ठीक है, करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा है आपका, छोटा सा न्यूमेरिकल है, कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्ट 78 पिकोमीटर। एक काम करते हैं, चलो 78, कैलकुलेट 78 पिकोमीटर इंटू माइक्रोमीटर। कैसे कन्वर्ट करोगे आप बताओ। तो आपको पता है कि एक पिकोमीटर में 10 की पावर माइनस कितने होते हैं, 12 मीटर। ये मैंने आपको अभी लिखाया था। ठीक है, क्योंकि आपको पिकोमीटर से माइक्रोमीटर में लेके आना है। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया। ठीक है, तो आपने क्या कर लिया, आपको आपने जो अभी लर्न किए थे वो लर्न ऐसे किए थे कि उनको डायरेक्टली मीटर में क्या करते हैं। ठीक है, तो ये 10 की पावर माइनस 12 मीटर होगा। ठीक है, अब आपको बनाना है माइक्रोमीटर, जबकि आपको पता है कि एक माइक्रोमीटर में होते हैं 10 की पावर माइनस 6 मीटर। ठीक है, तो अब आपको इसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करिए, ठीक है, तो देखो यहाँ से भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगर एक माइक्रोमीटर में 10 की पावर माइनस 6 मीटर है, तो एक मीटर में कितने हो जाएंगे, इसको अगर आप इधर लेके आ जाओगे तो 1/10 की पावर माइनस 6 माइक्रो मीटर, यानी कि आप कह सकते हो कि 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो यहाँ 1 मीटर की जगह आप चेंज करके इसको 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर कर दोगे।
तो आप इसको कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 78 × 10⁻⁶ माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये आपके पास में जो क्वांटिटी थी आपके पास में, उसको आपने माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो आप कुछ क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स में है, या मैंने हाँ, मैं आपको बुक्स के नाम बताना भूल गया। आप क्लास 11 के लिए जो है एस एल और बुक फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और आपके पास एक एस सी वर्मा की बुक आती है, तो आप अगर पहले बेसिक बुक कर लेते हो, जैसे आपकी एनसीईआरटी हो गई, एक अरिहंत पब्लिकेशन की जो चैप्टर वाइज बुक आती है वो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद एसएलआर हो रहा है, इसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रॉब्लम भी है, और वेल रिटन बुक है, इसमें गलतियां बहुत कम हैं। ठीक है, इसके बाद आप एस सी वर्मा कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपका ये सब कुछ कवर हो जाए और बहुत ज़्यादा हाइयर बुक करना चाहते हो आप, तो वो फिर आपकी आई ई एरोड होगा। ठीक है, सीबीएस पब्लिकेशन की आप ले सकते हो, आई ई एरोड। ठीक है, इससे पहले आपके पास में एक डीसी पांडे की बुक आती है, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये कई तरह की जो आपके पास बुक्स आती हैं, प्रदीप जो बुक आती है क्लास 12 की, ये भी ठीक बुक है। ठीक है, और आपको आजकल तो इंटरनेट पे कई सारी बुक्स मिल ही जाती हैं। ठीक है, तो ये कई सारी आपकी बुक्स हो गई, जिनसे आप कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा यूनिट का डिस्कशन खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है डायमेंशन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। ठीक है, हाँ, वन मोर थिंग, कि अगर आपका कोई डाउट होता है और आप हमसे शेयर करना चाहते हो, ठीक है, तो वो डाउट या कोई भी प्रॉब्लम जिसको आप चाहते हो कि हम वीडियो सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड कराएं, तो ठीक है, तो आप उसको हमें मेल कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स बॉक्स में भी रहेगा, बट मैं यहाँ पर आपको लिख के भी दे सकता हूँ, दे देता हूँ। ठीक है, तो आप ईमेल कर सकते हो हमें। ठीक है, शिव कुमार VBN1@gmail.com, इस ईमेल आईडी पर आप अपना डाउट शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। ठीक है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियोस एंड मोटिवेट अस। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।